हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 12 कंटिन्यू करेंगे, जो है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पेंटिंग। फाइंड अजंता ऑन मैप। मैप पर अजंता शहर को ढूंढें। चलिए देखते हैं कि मैप पर अजंता शहर कहाँ है। यह देखिए, यह है अजंता शहर। अजंता यह एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ियों को खोखला कर कई गुफाएं बनाई गईं, जिन्हें बनाने में सदियां लग गईं। इनमें से अधिकांश गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मठ के रूप में इस्तेमाल किया गया। कुछ गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग्स करके उन्हें सजाया गया था। यह देखिए अजंता की गुफाओं में की गई सुंदर चित्रकला के कुछ एग्जाम्पल्स। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 years वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। गुफाओं के अंदर बहुत अंधेरा होता था, इसलिए अधिकांश पेंटिंग्स को मशालों की रोशनी में बनाया गया था। 1500 वर्षों के बाद भी इन पेंटिंग्स में किए गए रंग बहुत चमकीले हैं। इसका कारण यह है कि वे रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन शानदार कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, यानी उन कलाकारों का जिक्र कहीं भी नहीं है, उन्हें कोई नहीं जानता। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, किताबों की दुनिया। इस अवधि के दौरान कई प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे गए। व्हाट इज एपिक, यानी महाकाव्य क्या है? महाकाव्य वीर पुरुषों और महिलाओं की भव्य और लंबी रचनाएं हैं, और इनमें देवताओं के बारे में कहानियां भी शामिल हैं। लगभग 1800 साल पहले इलांगो नामक कवि ने एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपदिकारम की रचना की थी। सिलपदिकारम यह पुहार में रहने वाले कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, जो अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करते हुए एक वेश्या, जिसका नाम माधवी था, उससे प्यार करने लगा। बाद में कोवलन और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए, लेकिन मदुरई में पांड्या किंग के दरबार में काम करने वाले जौहरी ने कोवलन पर चोरी का गलत आरोप लगाया। इस कारण राजा ने कोवलन को मौत की सजा सुना दी, पर कन्नगी अभी भी उससे प्यार करती थी। वह इस अन्याय को देखकर दुख और क्रोध से भर गई, और उसने अपने प्रचंड क्रोध के कारण पूरे मदुरई शहर को नष्ट कर दिया। लगभग 1400 साल पहले सतनार नामक कवि ने एक और तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना की। मणिमेकलई इस महाकाव्य में कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी का विवरण है। जब तक इन सुंदर रचनाओं की पांडुलिपियां लगभग 100 साल पहले फिर से खोजी नहीं गई, तब तक ये सुंदर रचनाएं विद्वानों के लिए कई शताब्दियों तक लुप्त थीं, यानी अनजान या खोई हुई थीं। सुंदर रचनाओं की पांडुलिपियां लगभग 100 साल पहले ही मिली। कालिदास जैसे अन्य महान लेखक संस्कृत में लिखते थे। ए वर्स फ्रॉम द मेघदूत, यानी मेघदूत का एक श्लोक। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध कविता मेघदूत का अभी हम एक अंश पढ़ेंगे, जिसमें एक मानसून मौसम के बादल को दो प्रेमी जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनके बीच एक संदेशवाहक के रूप में माना गया है। चलिए देखते हैं कि कवि बादल को उत्तर की ओर ले जाने वाली हवा का विवरण कैसे करता है। एक ठंडी हवा का सुहावना स्पर्श, तुम्हारे बुछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरी, हाथियों की सांस में बसी, जंगली कूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। पुरानी कहानियों को रिकॉर्ड करना और संरक्षित करना। ऐसी कई हिंदू धार्मिक कहानियां जो पहले से ही प्रचलित थीं, इसी समय के आसपास लिखी गई थीं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुराना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां शामिल हैं। पुराणों से हमें
यह भी जानकारी मिलती है कि देवी देवताओं की पूजा कैसे की जानी चाहिए। इसके अलावा पुराणों में दुनिया के निर्माण के बारे में और राजाओं के बारे में भी विवरण दिया गया है। पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, सभी इन्हें सुन सकते थे। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, वे भी इन्हें सुन सकते थे। शायद मंदिरों में पुजारी इन्हें पढ़ा करते थे और लोग मंदिरों में ही इन्हें सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण बहुत लंबे समय से लोकप्रिय हैं। आप में से अनेक इन कहानियों से पहले ही परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों, जो कि चचेरे भाई थे, इनके बीच लड़े गए युद्ध के बारे में है। यह युद्ध कुरु वंश के सिंहासन और उसकी राजधानी हस्तिनापुर पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ा गया था। यह कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज ये कहानी जिस रूप में प्रचलित है उसे लगभग 1500 साल पहले लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही महर्षि व्यास द्वारा संकलित किया गया था। भगवत गीता भी महाभारत में शामिल थी। कौशल के राजकुमार राम, जिन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया था, रामायण उनके बारे में है। लंका के राजा रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए राम को उन्हें वापस पाने के लिए रावण से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में राम जीत गए और अपनी जीत के बाद कौशल की राजधानी अयोध्या वापस लौट आए। बिल्कुल महाभारत की तरह ही रामायण भी बहुत पुरानी कहानी है, जिसे बाद में लिखा गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी साधारण लोगों द्वारा बताई गई कहानियाँ। साधारण लोगों ने भी कहानियाँ सुनाई, कविताओं और गीतों की रचना की, गाने गाए, नृत्य किया और नाटकों का प्रदर्शन भी किया। इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र जैसे कहानी संग्रह लिखे गए। लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कुछ कहानियां इन्हीं कहानियों के संग्रह में संरक्षित हैं। जातकों की कहानियों को अक्सर स्तूप की रेलिंग्स पर और अजंता जैसे स्थानों में चित्र बनाकर दर्शाया जाता था। द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, यानी वानर राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक महान वानर राजा था जो अपने 80,000 अनुयायियों के साथ हिमालय में गंगा के तट पर रहता था। उन्हें एक विशेष आम के पेड़ के फल बहुत अच्छे लगते थे। वह उन आमों को बहुत चाव से खाते थे, क्योंकि वे बहुत मीठे होते थे। ऐसे उत्तम आम मैदानी इलाकों में नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम नदी में गिर गया और तैरते हुए वाराणसी तक चला गया। वहां नगर का राजा नदी में स्नान कर रहा था। उसे आम मिला और जैसे ही राजा ने उस आम को चखा, वह आश्चर्यचकित हुआ और उसने सोचा कि इतना स्वादिष्ट आम किस पेड़ का है। राजा ने अपने दरबार के वन अधिकारियों से पूछा कि क्या वह इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं। वन अधिकारियों ने उस आम के पेड़ का पता लगा लिया और वे राजा को हिमालय तक ले गए। वहां जाकर राजा और उसके दरबारियों ने बहुत सारे आम खाए, लेकिन राजा ने रात को देखा कि बंदर भी उस पेड़ के आम खा रहे थे। तभी राजा ने उन बंदरों को मारने का फैसला कर लिया। बंदरों के राजा को इस बात का पता चल गया कि राजा उसे और उसके अनुयायियों को मारने की योजना बना रहा है। इसलिए बंदरों के राजा ने अपने अनुयायियों को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की शाखाओं को तोड़ दिया और उन शाखाओं को नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुल बनाने के लिए बांध दिया और एक छोर से तब तक पकड़े रखा जब तक कि उसके सभी अनुयायियों ने उस पुल को पार नहीं कर लिया। अपने अनुयायियों को बचाने के प्रयास से थककर वह नदी में गिर पड़ा और मर गया। जो कुछ भी हो रहा था, जब राजा ने यह सब देखा तो उसने बंदरों के राजा को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। जब वह मर गया
तो राजा ने उसकी मृत्यु पर शोक मनाया और उसे पूरा सम्मान दिया, क्योंकि वह जान गया था कि सच्चा राजा कौन और कैसा होता है। इस कहानी को मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में दिखाया गया है। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, विज्ञान पर किताबें लिखना, यह वह समय भी था जब मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने ऐसा कहा कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। हमें भले ही ऐसा लगता है कि सूर्य प्रतिदिन उग रहा है और अस्त हो रहा है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या भी विकसित की। उन्होंने सर्कल के सरकमफ्रेंस को निकालने का तरीका भी खोजा, जो लगभग उतना ही सटीक है जितना कि आज के समय में सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरीका। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ऐसे कुछ अन्य मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने कई अन्य खोज की। जीरो। अब हम जीरो यानी शून्य की बात करते हैं। जबकि पहले अंकों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भारत में मैथमेटिशियंस ने शून्य के लिए एक विशेष चिन्ह का आविष्कार किया। काउंटिंग के इस सिस्टम को अरबों ने अपनाया और फिर यह सिस्टम यूरोप तक फैल गया और आज के समय में काउंटिंग का यह सिस्टम दुनिया भर में लगातार उपयोग हो रहा है। रोमन्स ने शून्य का उपयोग नहीं किया और पहले से ही प्रचलन में रहे काउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। आयुर्वेद। आयुर्वेद हेल्थ साइंस यानी स्वास्थ्य विज्ञान की बहुत प्रसिद्ध प्रणाली है, जिसे प्राचीन भारत में विकसित किया गया था। आज भी भारत में आयुर्वेद चिकित्सा का काफी प्रचलन है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिनका नाम चरक और सुश्रुत था। चरक ने चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो चिकित्सा पर एक उल्लेखनीय पुस्तक है। सुश्रुत ने अपनी बुक सुश्रुत संहिता में सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में विस्तृत रूप से बात की है। एल्सवेयर। कागज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। हम जो भी किताबें पढ़ते हैं वह कागज पर ही छपी होती हैं और हम लिखने के लिए भी कागज का ही उपयोग करते हैं। लगभग 1900 साल पहले चीन के काइलुन नाम के व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। उसने कागज बनाने के लिए पौधों के रेशों, कपड़े, रस्सी और पेड़ों की छाल को पीटा, उन्हें पानी में भिगोया और फिर गूदे को दबाया, निचोड़ा और सुखाया। यहाँ तक कि आज भी हैंडमेड पेपर यानी जो कागज हाथ से बनाया जाता है वह इसी तरह की प्रक्रिया से बनाया जाता है। सदियों से कागज बनाने की तकनीक एक गुप्त रहस्य बनी रही। यह तकनीक लगभग 1400 साल पहले कोरिया पहुंची और इसके तुरंत बाद जापान में भी फैल गई। लगभग 1800 साल पहले इस तकनीक के बारे में बगदाद में भी लोगों द्वारा जान लिया गया। फिर यह तकनीक धीरे धीरे बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और उपमहाद्वीप के साथ साथ एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.